अच्छा, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप लोग खैरियत से होंगे और मेरी आवाज़ सुन सकते होंगे। और जैसे कि आपको पता है कि आज हमारी जो है वो स्केड्यूल के हिसाब से ऑनलाइन क्लास है। कल जो हमारी क्लास हुई थी उसमें हमने जो है वो हमने क्या किया था, यस्टरडे का मतलब होता है गुज़र जाने वाला कल। तो यस्टरडे वी फिनिश्ड कंपैरेटर। हमने जो है वो कल कंपैरेटर को जो है वो फिनिश किया था। ठीक है? कंपैरेटर का डिस्कशन हमने फिनिश किया और कंपैरेटर की वर्कशीट जो है वो हमने ख़त्म कर ली थी। आज जो हमारा टारगेट है वो क्या है? आज जो हमारा टारगेट है उसमें हमारा जो आज जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसमें हम डिस्कस करेंगे, किसको हम डिस्कस करेंगे, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। ठीक है, इसको डिस्कस करेंगे, हम डिस्कस करेंगे इन्वर्टिंग एम्पलीफायर को डिस्कस करेंगे। तो आज के जो हमारा लेक्चर है उसमें हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर को पढ़ना। अगर आपको थोड़ा बहुत याद पड़ता हो तो हमने जो है पिछली कुछ क्लासों में ये डिस्कस किया था कि जो आपका जो ओपैम है उसके हम तीन तरह से उसके यूज़ पढ़ेंगे, उसकी तीन तरह की एप्लीकेशन पढ़ेंगे। एक हम उसको पढ़ेंगे एज अ कंपैरेटर, यानी कि ओपैम का यूज़ एज अ कंपैरेटर। दूसरा हमें पढ़ना था एज एन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। और तीसरा जो हमारा यूज़ था वो था एज अ नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। ठीक है, तो तीन तरीक़ों से आपको ओपैम का यूज़ पढ़ना था, एज अ कंपैरेटर, एज एन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर एंड एज अ नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। इसमें से एज अ कंपैरेटर जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था और हमने उसकी वर्कशीट जो है वो भी सॉल्व कर ली थी। तो आज जो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या, आज हमारा ऑब्जेक्टिव है ओपैम एज एन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो आज हम ओपैम को एज एन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर जो है वो हम पढ़ेंगे कि एज एन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर ओपैम किस तरह से काम करता है। ठीक है, ये हमारा आज का ऑब्जेक्टिव है। देखिए, मैं एक टिपिकल जो है वो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का सर्किट बना रहा हूँ आपके सामने। इस तरह से देखें कि ये आपका एक बेचारा हो गया ओपैम। ठीक है, ये इसका इन्वर्टिंग इनपुट हो गया। इन्वर्टिंग इनपुट हो गया इसका। इन्वर्टिंग इनपुट हो गया और इसका नॉन इन्वर्टिंग इनपुट हो गया। ये आपकी पॉजिटिव सप्लाई हो गई, आपकी नेगेटिव सप्लाई हो गई। ठीक है, आपकी पॉजिटिव सप्लाई हो गई बेचारी, ये नेगेटिव सप्लाई हो गई। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा आपका आउटपुट। अब जरा देखें यहाँ पर बाकी जगहों पे क्या हो रहा है। बाकी जगहों पे ऐसा हो रहा है कि यहाँ पर ये जो आपका इनपुट है, इन्वर्टिंग इनपुट, यहाँ से एक रेजिस्टेंस आएगी इस तरह से। ठीक है, ऊपर से जो रेजिस्टेंस आ रही है रेजिस्टेंस आ गई। इसके अलावा एक रेजिस्टेंस यहाँ पर भी आएगी। ठीक है, और इसको आप कर दें जनाब ठीक है भाई। अच्छा, अब इसमें जो ये वाली रेजिस्टेंस है कहलाती है आपकी आर एफ, जो रेजिस्टेंस आपकी कहलाती है आर। ठीक है, ये जो आर एफ है इसका असल में पूरा नाम होता है फीडबैक रेजिस्टेंस। जो आर है इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है
इनपुट रेजिस्टेंस, ठीक है। इसका मतलब फीडबैक रेजिस्टेंस होता है, इसका मतलब इनपुट रेजिस्टेंस होता है। ये जो पॉइंट है इसको हम कहते हैं पॉइंट पी, समझा, कहते हैं इसको हम पॉइंट पी कहते हैं, ठीक। ये एक टिपिकल जो है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की डायग्राम हमें बनाती है, यानी कि जब भी एक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का सर्किट बनता है तो एक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के सर्किट में ये जो है बेसिक चीज़ें होती हैं जो कि ज़रूर होती हैं उसके अंदर, ठीक है। तो एक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की बेसिक डायग्राम हमने बना दी है, और एक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में ये सब चीज़ें होना ज़रूरी होती हैं। मिसाल के तौर पे क्या क्या चीज़ होना ज़रूरी है? तो पहली चीज़ होना ज़रूरी है कि यहाँ पर एक इनपुट पर एक रेजिस्टेंस होना चाहिए, उसको हम आर इन कहेंगे। इसके लिए यहाँ पर एक फीडबैक रेजिस्टेंस होनी चाहिए, जिसको हम आर एफ कहेंगे। और जो नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है वो ग्राउंड होना चाहिए, उस पर कोई वोल्टेज नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर एक पॉइंट पी होगा, उस पॉइंट पी की एक अहमियत है, उसको मैं भी आगे जाके मैं हाईलाइट करता हूँ उसकी क्या अहमियत है। अब इसमें कुछ चीज़ें जो वजाहत तलब है, तो लिहाजा पहले मैं वो चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद फिर हम वापस इस सर्किट पर आ रहे हैं। सबसे पहली चीज़ आपको समझनी चाहिए वो क्या है, वो है फीडबैक। वो क्या है? फीडबैक। फीडबैक का मतलब क्या है? फीडबैक का मतलब है कि पार्ट ऑफ आउटपुट वोल्टेज is reintroduced to input, ठीक। यानी अपने आप जो है, अगर आपके पास फर्ज करें कि एक ओपैम है, ठीक है, और ये उस ओपैम का जो है आपका इन्वर्टिंग इनपुट है, नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है, ये आपका आउटपुट है, ठीक है। तो अगर आप आउटपुट का थोड़ा सा हिस्सा जो है वापस इनपुट में लगा दें या इस वाले इनपुट में लगा दें, तो ये क्या कहलाता है? फीडबैक कहलाता है। तो फीडबैक का मतलब क्या है? फीडबैक का मतलब ये है कि पार्ट ऑफ आउटपुट वोल्टेज इज इंट्रोड्यूस्ड टू इनपुट। अब फीडबैक का मतलब है कि आउटपुट वोल्टेज का एक हिस्सा जो है आप इनपुट में दोबारा से डालते हैं, उसको आप फीडबैक कहते हैं। नेगेटिव फीडबैक का क्या मतलब होता है? नेगेटिव फीडबैक का मतलब ये होता है कि पार्ट ऑफ आउटपुट वोल्टेज is reintroduced, ठीक है, part of output voltage is reintroduced to inverting input of the op-amp, ठीक है। यानी कि अगर आप op-amp के इन्वर्टिंग इनपुट पर जो है थोड़ा बहुत वोल्टेज जो है इंट्रोड्यूस करा दें इन्वर्टिंग वाले इनपुट पर, तो फिर वो नेगेटिव फीडबैक कहलाता है। यानी कि अगर फर्ज करें कि ये आपका op-amp है बेचारा, ठीक है, ये इसका इन्वर्टिंग इनपुट है, नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है इसका, ये वीन माइनस हो गया, ये वीन प्लस हो गया, ये ठीक है। यहाँ से आप वीन माइनस दे रहे हैं, यहाँ से आप वीन प्लस दे रहे हैं, तो आपका जो आउटपुट है, जो आपका आउटपुट है, अब आप इस आउटपुट का एक हिस्सा जो है अगर आप ले जाके किसको दे दें, इसको दे दें, यानी कि इन्वर्टिंग इनपुट को। तो इन्वर्टिंग इनपुट को अगर आप दे देंगे तो फिर ये क्या कहलाएगा? ये फीडबैक कहलाएगा। अब फीडबैक के लिए जो है आप तार को डायरेक्ट नहीं जोड़ते, बल्कि फीडबैक के लिए आप क्या करते हैं? फीडबैक के लिए यहाँ पर आप एक रेजिस्टेंस लगाते हैं, और ये रेजिस्टेंस आप यहाँ पर लगाते हैं, वो रेजिस्टेंस क्या कहलाती है? वो रेजिस्टेंस जो है आपकी जो है वो फीडबैक रेजिस्टेंस कहलाती है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस आप यहाँ पर लगाएंगे, रेजिस्टेंस क्या कहलाती है? फीडबैक रेजिस्टेंस कहलाती है। तो हमारे सिलेबस में जो है, हमारे सिलेबस में सिर्फ नेगेटिव फीडबैक है, यानी हमारे सिलेबस में पॉजिटिव फीडबैक नहीं है। नेगेटिव फीडबैक का मतलब क्या है कि आप आउटपुट का एक ज़रा सा हिस्सा जो है वापस इन्वर्टिंग इनपुट में, यानी कि नेगेटिव वाले इनपुट में लगाएंगे। तो जब अपने आउटपुट वोल्टेज का एक छोटा सा हिस्सा जब आप इन्वर्टिंग इनपुट में लगाएंगे तो उसको फिर हम क्या कहते हैं? उसको हम नेगेटिव फीडबैक कहते हैं, ठीक है। नेगेटिव फीडबैक से होता है क्या? ठीक है, यानी कि इफेक्ट्स ऑफ नेगेटिव फीडबैक। इफेक्ट्स ऑफ नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक का आपके सर्किट पे क्या असर होता है? नेगेटिव फीडबैक का आपके सर्किट पे जो असर होता है वो तो समझना ज़रा मुश्किल है,
लेकिन उसका असर की स्टेटमेंट या स्टेट जो इफेक्ट्स होते हैं वो इफेक्ट्स हम जो है हमें याद करने होंगे। मिसाल के तौर पर नेगेटिव फीडबैक का एक फ़ायदा ये होता है कि आपके सर्किट की बैंडविड्थ बढ़ जाती है। इंक्रीज बैंडविड्थ। बैंडविड्थ बढ़ने का मतलब ये कि ज़्यादा फ्रीक्वेंसीज ऑफ करंट को कैटर कर पाएगा अगर आप इसमें हम नेगेटिव फीडबैक देंगे। इसके अलावा स्टेबल आउटपुट, यानी कि आपका जो आउटपुट वोल्टेज है वो हिलेगा नहीं, वो फ्लक्चुएट नहीं करेगा, वो वाइब्रेट नहीं करेगा, बल्कि वो स्टेबल होगा। नेगेटिव फीडबैक का एक फ़ायदा ये है, ठीक है। तो नेगेटिव फीडबैक से आपकी बैंडविड्थ बढ़ जाती है, नेगेटिव फीडबैक से आपका आउटपुट जो है वो स्टेबल हो जाता है। इसके अलावा नेगेटिव फीडबैक के और भी फ़वाइद हैं, ये तो मेरे जहन में भी आ जाए इस वक्त। एक तो इसकी बैंडविड्थ इंक्रीज हो जाती है नेगेटिव फीडबैक से, एक इसका आउटपुट जो है स्टेबल हो जाता है, और उसके अलावा जो है इसमें जो नॉइज होता है ना वो भी रिड्यूस हो जाता है, नॉइज रिडक्शन। यानी कि आपके सिग्नल में जो नॉइज है, जो अनवांटेड सिग्नल्स हैं, उनको भी आप जो है वो इससे क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। डिसएडवांटेज है नेगेटिव फीडबैक का, डिसएडवांटेज है कि इससे आपका आउटपुट थोड़ा सा कम हो जाता है। लेकिन आउटपुट तो कम हो जाता है, लेकिन उससे जो फ़ायदे होते हैं ना वो ज़्यादा होते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जिससे अगर आप जो फ़र्ज़ करें कि अगर बिरयानी पका रहे हैं आप, अब बिरयानी आप मेहमानों के लिए पका रहे हैं, अब बिरयानी पकाते वक्त आपने क्या ज़रा नमक चख लो उसका, तो आपने थोड़ी सी बिरयानी निकाल के चखी तो उसका नमक कम था, तो आपने नमक डाल के उसको सही कर लिया। अब अगर आप मेमन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो आपने तो नुकसान कर लिया ना, आपने मेहमानों की बिरयानी में से 2 चमचे बिरयानी खा के उसको कम कर दिया। लेकिन अगर आप उस 2 चमचे बिरयानी का फ़ायदा देखें तो फ़ायदा क्या हुआ कि उससे आपको पता चल गया कि भई जो बिरयानी में नमक कम था, तो आपने प्रोसेस को सही कर लिया। तो बिल्कुल ऐसे ही जब आप नेगेटिव फीडबैक देते हैं, तो अपने आउटपुट वोल्टेज को थोड़ा-सा ज़ाया कर देते हैं। आप आउटपुट वोल्टेज को दोबारा से इनपुट में डाल देते हैं, तो इससे आपका थोड़ा-सा आउटपुट वोल्टेज कम हो जाता है, आपका गेन थोड़ा-सा कम हो जाता है। लेकिन उसका फ़ायदा क्या होता है? उसका फ़ायदा ये होता है कि फिर आपको जो है ना ये वाले फ़ायदे मिलते हैं, आपकी बैंडविड्थ बढ़ जाती है, आउटपुट ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, नॉइज़ रिड्यूस हो जाता है, वगैरह-वगैरह, ठीक है? तो ये जो है आपका जो है वो नेगेटिव फीडबैक का मतलब और नेगेटिव फीडबैक के फ़ायदे। अब हम वापस चलते हैं सर्किट की तरफ, ठीक है? वापस हम चलते हैं सर्किट की तरफ। जो सर्किट हमने यहाँ पे बनाया है, इस सर्किट की तरफ वापस चलते हैं। ठीक है, इस सर्किट पे ज़रा हम दोबारा से बात करते हैं, ठीक है? ये आपका सर्किट था। अब इस सर्किट में क्या होगा वो हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर एक सवाल एग्जामिनर पूछता है, और एग्जामिनर ये सवाल पूछता है कि एक्सप्लेन व्हाई पॉइंट पी in the diagram above is known as वर्चुअल अर्थ। क्या वजह है कि जो पॉइंट पी है, क्या वजह है जो पॉइंट पी है ये वर्चुअल अर्थ कहलाता है, ठीक है? क्या वजह है कि पॉइंट पी जो वर्चुअल अर्थ कहलाता है, इसको वर्चुअल अर्थ क्यों कहते हैं, इसको ज़रा हमें देखना है, ठीक है? चलिए जी देख लेते हैं इसको। देखिए बात सारी ये है कि पॉइंट पी पे जो इनपुट आ रहा है वो आपका इन्वर्टिंग इनपुट आ रहा होगा ना, वीन माइनस आ रहा होगा, और ये आपका वीन प्लस है, और वीन प्लस इस वक्त आपका कितना है, वीन प्लस इस वक्त आपका 0 है, ठीक है? आपका वीन प्लस जो इस वक्त क्या है, 0 है, और वीन माइनस जो है वो आपको आर इन के थ्रू जो है पॉइंट पी तक मिल रहा होगा, ठीक? अब ये एम्पलीफायर बनाने का मकसद क्या है? एम्पलीफायर बनाने का मकसद ये है कि पहले जब हम कंपैरेटर बनाते थे, तो कंपैरेटर में क्या होता था, कंपैरेटर में होता था कि भाई देखो अगर ये वाला इनपुट बड़ा होता था, यानी कि वीन माइनस बड़ा होता था, तो आउटपुट आ जाता था प्लस सप्लाई, माइनस सप्लाई सॉरी, और आपका वीन प्लस बड़ा होता था तो आउटपुट क्या आ जाता, पॉजिटिव सप्लाई। यानी कि इसमें सिर्फ 2 ऑप्शन थे, या तो पॉजिटिव सप्लाई या नेगेटिव सप्लाई। अब अगर मैं चाहूँ कि भाई इसमें कोई बीच का कोई रास्ता निकल आए तो वो नहीं निकल सकता। उसकी वजह है कि ऑप-एम्प को जब हम एज़ अ कंपैरेटर यूज़ करते हैं तो वो हमेशा सैचुरेट करता है, और जब वो हमेशा सैचुरेट करता है
तो फिर उसका जो है वो आउटपुट क्या हो जाता है, सप्लाई के बराबर हो जाता है। अब हम ये चाह रहे हैं कि यार इससे कोई बीच का रास्ता भी तो निकले ना। मिसाल तो अगर मैं चाहता हूँ कि एक इनपुट का गेन 2 हो, या एक इनपुट का गेन 3 हो, या एक इनपुट का गेन 4 हो, तो मैं अपनी मर्जी से अगर गेन सेट करना चाहता हूँ ऑप एम्प का, तो अपनी मर्जी से मुझे गेन सेट करने के लिए मैं ये सर्किट बना रहा हूँ। अब अगर मैं अपनी मर्जी से इसका गेन सेट करना चाहता हूँ कि ये वोल्टेज को 2 गुना बढ़ाए या 5 गुना बढ़ाए या 3 गुना बढ़ाए, तो इसलिए ज़रूरी है कि सैचुरेट ना करे। तो जब ये सैचुरेट करता है ना, तो फिर आर पार हो जाता है, मतलब फिर जो है ना, आपका वो नहीं होता कि भाई 3 गुना वोल्टेज बढ़ा या 5 गुना, बस वो सैचुरेट हो जाता है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि सैचुरेट ना करे, तो इसके लिए ज़रूरी है कि इन दोनों वोल्टेजेस में डिफरेंस बहुत कम हो। मिसाल के तौर पर आपको याद हो, मैंने आपसे कहा था कि जो ऑप एम्प का आउटपुट होता है वो किसके बराबर होता है। ऑप एम्प का आउटपुट होता है गेन मल्टीप्लाई बाय वी इन प्लस माइनस वी इन माइनस। अब मैंने कहा था कि आपसे प्रैक्टिकल जो ऑप एम्प होता है उसका गेन 10⁵ होता है। अब वीन प्लस माइनस वीन माइनस का डिफरेंस अगर 0.001 भी होगा, तो आपका आउटपुट जो है 100 वोल्ट आएगा। और 100 वोल्ट का आउटपुट होता नहीं है ऑप एम्प का, तो ज़ाहिर फिर क्या हो जाएगा, ये सैचुरेट कर जाएगा। तो चूंकि आपके फॉर्मूले के हिसाब से अगर वीन प्लस और वीन माइनस में बहुत ही मामूली सा भी फर्क होगा, तब भी वो सैचुरेट कर जाएगा। तो ये ठीक चीज़ हम कंपैरेटर में यूज़ करते थे। अब फर्ज करें कि अगर वीन प्लस अप्रॉक्सीमेटली वीन माइनस के बराबर हो जाए, यानी दोनों में बहुत ही मामूली सा फर्क हो। फर्स्ट करें वीन प्लस और वीन माइनस में फर्क है 0.00001 का फर्क है, तो फिर क्या होगा, अगर ये अप्रॉक्सीमेटली बराबर हो जाएंगे, जब अप्रॉक्सीमेटली अगर ये बराबर हो जाएंगे, तो फिर आपका ऑप एम्प जो है वो सैचुरेट नहीं करेगा। एग्जैक्टली बराबर नहीं होना चाहिए, तो अगर एग्जैक्टली बराबर होंगे तो फिर तो वी आउट जीरो हो जाएगा। दोनों एग्जैक्टली बराबर हो गए तो डिफरेंस जीरो हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि ऑप एम्प सैचुरेट ना करे, तो वीन प्लस और वीन माइनस का डिफरेंस बहुत ही मामूली सा होना चाहिए। इतना मामूली डिफरेंस होना चाहिए कि जब वो 10⁵ से मल्टीप्लाई हो तो सैचुरेट ना करे। तो 10⁵ से मल्टीप्लाई हो या ऑप एम्प के गेन से मल्टीप्लाई हो, तो फिर वो सैचुरेट ना करे। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका ऑप एम्प सैचुरेट ना करे, तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, उसके लिए ज़रूरी है कि आपका जो वीन प्लस है और जो वीन माइनस है वो अप्रॉक्सीमेटली क्या होना चाहिए, वो अप्रॉक्सीमेटली जो है आपका बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो हमने ये एक अलग से पॉइंट डिस्कस किया कि अगर आप चाहते हैं कि ऑप एम्प सैचुरेट ना करे, तो उसके लिए ज़रूरी क्या है, उसके लिए ज़रूरी है कि वीन प्लस तकरीबन वीन माइनस के बराबर। तो इस बात को यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, इस बात को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि इन ऑर्डर नॉट टू सैचुरेट, अगर आप चाहते हैं कि आपका ऑप एम्प सैचुरेट ना करे, तो आपका वीन प्लस अप्रॉक्सीमेटली बराबर होना चाहिए वीन माइनस के। ठीक है, तो अगर आपके ऑप एम्प में यहाँ पर अगर आप देखें कि अगर वीन प्लस बराबर है अप्रॉक्सीमेटली वीन माइनस के, तो बात ध्यान में रखें कि वीन प्लस जीरो है। तो बात ध्यान में रखें कि आपका वीन प्लस क्या है, आपका वीन प्लस जो है जीरो है। तो आपका जो वीन माइनस होगा इज ऑल्सो जीरो अप्रॉक्सीमेटली। तो आपका वीन प्लस अगर यहाँ पर जीरो है, तो वीन माइनस भी तकरीबन उसके बराबर ही होगा, वो भी तकरीबन जीरो ही होगा। अब अगर आपका वीन माइनस तकरीबन जीरो है, तो पॉइंट पी पे आपको वोल्टेज कितना मिल रहा होगा, तकरीबन जीरो मिल रहा होगा। ठीक है, तो फिर बोलेंगे ऑल्सो पोटेंशियल एट पी इज ऑलमोस्ट जीरो। इसलिए कि पॉइंट पी पे भी आपको ऑलमोस्ट जीरो वोल्टेज मिलेगा। तो जब किसी पॉइंट पे ऑलमोस्ट जीरो वोल्टेज होता है, तो उसको आप अर्थ कह सकते हैं। वो अर्थ का मतलब क्या होता है, जीरो वोल्ट। लिहाजा सो पॉइंट पी कैन बी कॉल्ड वर्चुअल अर्थ। ठीक है, लिहाजा आप पॉइंट पी को जो है वर्चुअल अर्थ कह सकते हैं, क्योंकि इसका वोल्टेज तकरीबन जीरो। ठीक है, तो पहली बात तो हमने सीखी कि जो एक आपका इन्वर्टिंग एम्पलीफायर होता है उसका सर्किट डायग्राम बेसिकली कैसी होती है। तो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की सर्किट डायग्राम बेसिकली ऐसी होती है कि उसमें जो है दो रेजिस्टेंस होती हैं, एक नेगेटिव फीडबैक रेजिस्टेंस होती है और एक इनपुट रेजिस्टेंस होती है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ होती है कि इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में एक नेगेटिव फीडबैक होता है और वो एक रेजिस्टेंस के थ्रू होता है, और जिस रेजिस्टेंस के थ्रू होता है उस रेजिस्टेंस को हम आरएफ कहते हैं, यानी कि फीडबैक रेजिस्टेंस कहते हैं।
इनपुट भी रेजिस्टेंस के थ्रू आता है, लेकिन इनपुट हमेशा इन्वर्टिंग इनपुट होगा और रेजिस्टेंस आर इन के थ्रू आता है। और जो आपका नॉन इन्वर्टिंग इनपुट होता है वो उसमें नहीं होता, वो जीरो होता है इसके अंदर। ठीक। अच्छा, अब एक और चीज़ देखें। फर्स्ट करें भाई कि यहाँ से जो करंट गुजर रहा है वो करंट क्या है? वो करंट है आपका, उस करंट को हम कहते हैं आई इन कहते हैं। क्या कहते हैं? आई इन कहते हैं। और यहाँ पे जो करंट गुजर रहा है उस करंट को हम क्या कहते हैं? उस करंट को हम कहते हैं आई एफ कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? आई एफ कहते हैं। ठीक है। तो जो आई इन में से करंट गुजर रहा है उसको हम आई इन कहते हैं, और जो आर एफ में से करंट गुजर रहा है उसको हम आई एफ कहते हैं। अब ये आई इन जो है, जब ये यहाँ से गुजरेगा और जब ये पॉइंट पी पे पहुंचेगा, तो पॉइंट पी पे पहुंचने के बाद इसके बाद दो रास्ते हैं। एक रास्ता तो ये कि ये एम्पलीफायर के अंदर जाए, और एक रास्ता ये कि ऊपर से ये फीडबैक रेजिस्टेंस के थ्रू से गुजरे। आपको याद होगा जब हम ऑप-एम्प की जो है वो प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे, तो एक आइडियल ऑप-एम्प की सबसे पहली प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी थी? जब हम ऑप-एम्प की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे तो आइडियल ऑप-एम्प की हमने सबसे पहली प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि एक आइडियल ऑप-एम्प की जो इनपुट रेजिस्टेंस होती है वो इनफाइनाइट होती है। एक आइडियल ऑप-एम्प की जो इनपुट रेजिस्टेंस होती है वो क्या होती है? इनपुट इम्पीडेंस, जिसको हमने कहा था इनफाइनाइट होती है। तो चूंकि इसकी इनपुट इम्पीडेंस जो है वो इनफाइनाइट होती जाता है, करंट इसमें से तो गुजरेगा नहीं। सारे का सारा करंट कहाँ से गुजरेगा? फीडबैक में से गुजरेगा। इसका मतलब हुआ कि जो करंट आई इन है वही करंट तकरीबन आई एफ होगा, क्योंकि ऑप-एम्प के अंदर तो ऑलमोस्ट करंट जीरो जा रहा है। ठीक है, तो इस बात को मैं यहाँ पे लिखूंगा। डायग्राम में दोबारा से कॉपी करके यहाँ पे ले आता हूँ। ठीक है, तो इस डायग्राम को दोबारा ही ले, अब जरा देखो यहाँ पर मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि सिंस input impedance of an ideal op-amp is infinite, therefore I in approximately is equals to I। क्योंकि आपका इनपुट करंट जो है आई इन जो है वो op-amp के अंदर तो जाएगा नहीं, तो पॉइंट पी से होता हुआ का सारा कहाँ जाएगा? वो फिर आर एफ पे जाएगा। ठीक है, ऑलराइट। अब आप जो है एक और चीज देखें। ऑलराइट, अब एक चीज आप और देखें आप, वो ये कि यानी जो रेजिस्टेंस है, ये जो आर इन है, पॉइंट पी जो है वर्चुअल अर्थ है। तो पॉइंट पी वर्चुअल अर्थ होने का मतलब क्या है कि इस पॉइंट पे पोटेंशियल तकरीबन कितना होगा? तकरीबन 0 वोल्ट होगा। पॉइंट पी जो वर्चुअल अर्थ है, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वो तकरीबन कितना होगा? 0 होगा। ठीक है। अगर आप आर इन का पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करें, ठीक है, अगर आप आर इन का पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करें तो किसके बराबर होगा? वो आपका बराबर होगा जनाब आई इन इंटू आर इन। ठीक है, अगर आप जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करें इस रेजिस्टेंस का, तो वो कितना होगा? आई इंटू आर इन। अगर आप इस वाले रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करें तो वो कितना होगा? आई एफ इंटू आर एफ। ठीक है,
अब जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस आर इन, आपको जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर इन है, अगर हम वो निकालना चाहें तो वो कैसे निकलेगा? वो ऐसे निकलेगा कि आप इस जगह का पोटेंशियल वी है, इस जगह का पोटेंशियल 0 है, तो निकलेगा वी इन माइनस माइनस 0। ठीक है, वी इन माइनस माइनस 0, और वी इन बेसिकली यहाँ पर क्या है? वी इन बेसिकली आपका यहाँ पर इनपुट वोल्टेज है, क्योंकि वी इन प्लस तो है नहीं आपके पास, तो वी इन यहाँ से आ गया माइनस 0, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया आर इन के अक्रॉस। इसी तरह आपका पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर एफ। आर एफ के जो क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो वो होगा 0 यहाँ पर है और वी आउट इस जगह पर है, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा 0 माइनस वी आउट। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर इन जो है वो किसके बराबर है? बराबर है आई इंटू आर इन के, और वो बराबर किसके हुआ? वी इन के बराबर। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर एफ जो किसके बराबर है? बराबर है आई एफ इंटू आर एफ के, और बराबर है माइनस वी आउट के बराबर। आई इन जो है वो बराबर है किसके? आई इन बराबर हुआ फिर वी इन डिवाइड बाय आर इन के, और आई एफ फिर किसके बराबर हो? बराबर हो माइनस वी आउट अपॉन आर एफ के बराबर। अब चूंकि हमने शुरू में डिस्कस किया था कि क्योंकि आई इन और आई एफ आपस में बराबर हैं, तो लिहाजा आपका जो है वो माइनस वी आउट अपॉन आर एफ बराबर होगा वी इन अपॉन आर इन के। अब एक काम ये करेंगे, लेफ्ट साइड पर वी आउट अपॉन वी इन कर लें, बराबर होगा माइनस आर एफ अपॉन आर इन के बराबर। और वी आउट अपॉन वी इन क्या चीज़ होता है? वी आउट अपॉन वी इन जो है वो आपका गेन होता है, तो आपका गेन बराबर हुआ किसके? माइनस आर एफ अपॉन आर इन के बराबर। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप एक ऑपैम्प का गेन जो है अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं, और उसका गेन आप अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं ये फीडबैक रेजिस्टेंस और इनपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू की मदद से। तो आपका ऑपैम्प का जो गेन बनेगा एक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में, वो बराबर बनेगा माइनस आर एफ अपॉन आर इन के बराबर बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर हमें क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। मिसाल के तौर पर अगर फर्स्ट करें कि हमने ये ऑपैम्प बनाया है, यहाँ पर इन्वर्टिंग इनपुट है, नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है। नॉन इन्वर्टिंग इनपुट को आपने क्या कर दिया? अर्थ कर दिया, ताकि फीडबैक सही है भाई। ये हमने एक सिंपल इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की डायग्राम बना दी। अब जरा यहाँ पर हमें पता है कि जो गेन है वो कितना है? गेन इसका यहाँ पर बराबर है माइनस आर एफ अपॉन आर इन के बराबर है। अब जो गेन है बराबर है माइनस आर एफ अपॉन आर इन के बराबर है। तो अगर फर्स्ट करेंगे मुझे यहाँ पर गेन चाहिए, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे जो है आपका जो रिक्वायर्ड गेन है, रिक्वायर्ड गेन आपका है 2.5, हम चाहते हैं गेन 2.5 हो, तो फिर हम आर एफ की और आर इन की वैल्यू ऐसे सेट करेंगे इसका रेशो 2.5 है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे गेन चाहिए 2.5 का, ठीक है, और फीडबैक रेजिस्टेंस मैंने रखी हुई है मिसाल के तौर पर 10 किलो ओम्स, तो इनपुट रेजिस्टेंस कितनी होनी चाहिए मेरी? तो मेरी जो इनपुट रेजिस्टेंस मेरी होनी चाहिए आर इन होना चाहिए कितनी? 10 डिवाइड बाई 2.5, यानी कि वो 4 किलो ओम्स होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि फीडबैक रेजिस्टेंस और इनपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम इस तरह से सेट कर सकते हैं कि फीडबैक रेजिस्टेंस और इनपुट रेजिस्टेंस का रेशियो जो है वो गेन के बराबर है। तो हमें जितना गेन चाहिए होगा हम उतना जो है हिसाब से जो है वो यहाँ पर जो है वो आर एफ आर इन की वैल्यू को सेट कर लेंगे। और फर्स्ट करें कि यहाँ पर जो है मुझे आउटपुट कितना चाहिए? आउटपुट मुझे चाहिए, लेट से मुझे आउटपुट चाहिए 5 मिली वोल्ट। इनपुट कितना है? इनपुट फर्स्ट करें मेरा है 0.5 मिली वोल्ट, ठीक है। और फर्स्ट करें इनपुट रेजिस्टेंस मैंने लगाई है 2 किलो ओम्स की लगाई है, मुझे मालूम करना है कि आर एफ कितनी होना चाहिए, ठीक है।
तो देखिए अगर मेरा इनपुट 0.5 मिली वोल्ट है और आउटपुट मुझे -5 वोल्ट चाहिए, ठीक, तो यहाँ पर जो आपका गेन है बराबर है किसके, आउटपुट वोल्टेज डिवाइड बाय इनपुट वोल्टेज के, और फॉर्मूला है उसका -RF डिवाइड बाय आर इन। तो मुझे आउटपुट कितना चाहिए, -5 मिली वोल्ट चाहिए। इनपुट कितना दे रहा हूँ मैं, इनपुट में 0.5 मिली वोल्ट दे रहा हूँ, और फॉर्मूला कहता है कि बराबर होगा -RF अपॉन आर इन कितना है, 2 किलो ओम्स। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, मिली वोल्ट से मिली वोल्ट कैंसिल हो जाएगा, तो जगह 10 मल्टीप्लाई बाई 2, यानी कि आर एफ आपका किसके बराबर हो जाएगा, 20 किलो ओम्स के बराबर हो जाएगा। तो सिंपल सी कैलकुलेशन है। अब इसमें जो है आपको ये पता चल रहा है कि गेन जो है वो फीडबैक रेजिस्टेंस और इनपुट रेजिस्टेंस के रेशियो के बराबर होगा, माइनस ये शो कर रहा है कि जो आपका आउटपुट होगा वो इनपुट के ऑपोजिट साइन में होगा। देखिए यहाँ पर आपने इनपुट +0.5 दिया था, आउटपुट आपको -5 वोल्ट मिला है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसका जवाब मैं आपको बिल्कुल शुरू में पहली क्लास में दे चुका हूँ कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका जो ऑप-एम्प का इन्वर्टिंग इनपुट होता है उसका काम ही यही होता है कि जब इन्वर्टिंग इनपुट में इनपुट दिया जाता है तो आउटपुट हमेशा उसका ऑपोजिट आता है, क्योंकि वो इन्वर्टिंग इनपुट है, वो आपके इनपुट को क्या कर देता है, आपके इनपुट को इन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो अब ऐसा करते हैं कि हम इसकी एक वर्कशीट सॉल्व करते हैं। ठीक है, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की एक छोटी सी वर्कशीट सॉल्व करते हैं। इसकी वर्कशीट होगी मेरे ख्याल से 29 होगी शायद। वर्कशीट नंबर 29 निकालें आप लोग अपने बुक्स में। ठीक है, वर्कशीट नंबर 29 निकालें आप सब लोग अपनी बुक में, जो आपकी सेकंड बुक है उसमें वर्कशीट नंबर 29 निकालें जरा जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 29 आपकी नजरों के सामने बुक में निकालने, ताकि आप लोग खुद भी इसको सॉल्व करते रहें। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अ मेटल वायर स्ट्रेन गेज, यू मे ड्रॉ डायग्राम इफ यू विश। ठीक है, तो यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। आप मेरे नोट्स देखें या आप कोई बुक उठा लें और उसमें स्ट्रेन गेज के बारे में देखें और तकरीबन कोई 4-5 लाइनें उसके बारे में लिखते हैं। डायग्राम बनाने ज़्यादा अच्छी बात है। अब पार्ट बी पे, स्ट्रेन गेज एस इज कनेक्टेड इनटू द सर्किट ऑफ फिगर 9.1। आपने एक स्ट्रेन गेज लगाया हुआ, ये स्ट्रेन गेज की सिंपल इसने एक वेरिएबल रजिस्टर के तौर पे बनाई हुई है इसने। ठीक, अभी कह रहा है द ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज आइडियल, द आउटपुट पोटेंशियल वी आउट ऑफ द सर्किट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन। और ये जो भी सर्किट है ना, इसके बारे में आप टेंशन ना लें, इस सर्किट का जो आउटपुट है उसका फॉर्मूला इसने आपको दिया हुआ है। इसका फॉर्मूला है आर एफ अपॉन आर इंटू वी टू माइनस वी वन। देखिए इसमें वी टू क्या चीज़ है, इसमें वी टू ये वोल्टेज है जो कि ये स्ट्रेन गेज और 1 किलो ओम के बीच में डिवाइड होगा, और V1 जो है वो ये इनपुट है जो कि हमें नहीं पता कितना है, जो कि इस रेजिस्टेंस R के थ्रू आ रहा है। ठीक है, और ये कह रहा है कि जो आउटपुट है वो बराबर है आर एफ अपॉन आर। आर एफ अपॉन आर का मतलब है ये आपकी फीडबैक रेजिस्टेंस आर एफ है और ये रेजिस्टेंस आपकी आर है। आर एफ को डिवाइड करेंगे आप किससे, आर से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे वी टू माइनस वी वन से। वी टू माइनस वी वन है ना, यस, मल्टीप्लाई करेंगे इसको किससे, वी टू माइनस वी वन से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये कह रहा है कि ये क्या आ जाएगा, ये आपका वी आउट आ जाएगा। ये फॉर्मूला आपको खुद दे रहा है। तो कह रहे हैं यहाँ पे जो वी आउट होगा बराबर होगा आर एफ अपॉन आर मल्टीप्लाई बाय वी टू माइनस वी वन के। कह रहे हैं कि स्टेट द नेम गिवन टू द रेशियो आर एफ अपॉन आर। अब देखिए आर एफ अपॉन आर का क्या मतलब है, आर एफ आपका फीडबैक रेजिस्टेंस होती है और ये आर जो आपका इनपुट रेजिस्टेंस होती है। तो आर एफ अपॉन आर इनका जो रेशियो होता है यहाँ पर वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है गेन कहलाता है। और ये किसका गेन कहलाता है, गेन कहलाता है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का गेन कहलाता है। ठीक है, और ये गेन किसका कहलाता है, ये गेन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का गेन कहलाता है। फिर ये कह रहा है द स्ट्रेन गेज एस हैज रेजिस्टेंस 125 ओम व्हेन नॉट अंडर स्ट्रेन। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ V1 such that when the strain gauge S is not strained, the output V out is 0। क्या स्ट्रेन गेज की रेजिस्टेंस 125 ओम है जब इस पे कोई स्ट्रेन नहीं होती। कह रहे हैं कि V1 मालूम करें कि जिसकी वैल्यू पे स्ट्रेन गेज जो है खिंचा हुआ ना हो और आउटपुट 0 आ रहा हो। ठीक है, अब देखिए आउटपुट 0 कब आएगा,
कि आउटपुट 0 उस वक्त आएगा जब आपका जो है वो V1 और V2 दोनों बराबर होंगे। जब आपका V1 और V2 दोनों बराबर होंगे तो ब्रैकेट 0 हो जाएगा। जब ये ब्रैकेट 0 हो जाएगा तो आउटपुट क्या हो जाएगा? आउटपुट भी 0 हो जाएगा। अभी कह रहे हैं कि इस वक्त जो डायग्राम बनी हुई है उसमें जो आपका स्ट्रेन गेज है वो स्ट्रेन नहीं हुआ हुआ है और उसकी रेजिस्टेंस इस वक्त कितनी है? इसकी रेजिस्टेंस इस वक्त कितनी है? माशाल्लाह से 125 ओम्स है। ठीक है, इस वक्त स्ट्रेन गेज की रेजिस्टेंस है 125 ओम्स, जबकि नीचे उसके साथ सीरीज में जो रजिस्टर लगा हुआ है, रजिस्टर जिसके साथ सीरीज में लगा इसकी रेजिस्टेंस है 1 किलो ओम यानी कि 1000 ओम। अब आप इस इंफॉर्मेशन से आप क्या मालूम कर सकते हैं? ये वोल्टेज यानी कि आप V2 मालूम कर सकते हैं। V2 कैसे मालूम होगा? देखें, V2 बराबर होगा किसके? आप अगर फर्स्ट करें कि इस वाली रेजिस्टेंस को आप R1 अज्यूम करते हैं, इस वाली रेजिस्टेंस को R2 अज्यूम करते हैं और 4.5 को टोटल वोल्टेज अज्यूम करते हैं, तो V2 किसके बराबर होगा? V2 बराबर होगा R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई बाय टोटल वोल्टेज। पोटेंशियल डिवाइडर रूल लगा रहा हूँ यहाँ पे। R2 की वैल्यू कितनी है? R2 की वैल्यू है 1000, R1 की वैल्यू है 125 और R2 की वैल्यू अगेन 1000 है और टोटल वोल्टेज आपका है 4.5। ठीक है, इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 1000 मल्टीप्लाई बाय 4.5 डिवाइड बाय 1125। इसके अंदर आंसर बताओ खुद आगे लिए कितना आ रहा है? इसका आंसर मेरे ख्याल से 1 वोल्ट ही आएगा शायद, या पता नहीं कितना वोल्ट आएगा। 1000 इंटू 4.5 डिवाइड बाय 1125 मतलब 4 वोल्ट आएगा शायद। बताओ भाई कितना आंसर आ रहा है इसका? अरे जालिमों को कोई तो बता दो कैलकुलेशन करके। फोर आ रहा है ना? ठीक है, सही है। तो इसका आंसर आ जाएगा 4 वोल्ट। इट मींस इस जगह पर V2 जो आपको मिल रहा है वो +4 मिल रहा है, 4 वोल्ट मिल रहा है। आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं कि आपका आउटपुट 0 आए, तो आउटपुट 0 आने के लिए जो V2 की वैल्यू होगी वही V1 की वैल्यू होगी। ऐसे होगा ना भाई? तो अगर V2 आपका 4 वोल्ट आ रहा है तो फिर V1 भी कितना आना चाहिए? तो वो भी 4 वोल्ट आना चाहिए। इसका जवाब आप क्या लिखेंगे कि फॉर दिस कंडीशन, अगर आपको ये कंडीशन चाहिए तो V1 बराबर होना चाहिए V2 के, एंड V2 आपने कैलकुलेट किया किसके जरिए? आपने पोटेंशियल डिवाइडर रूल के जरिए कैलकुलेट किया। वो कितना आया? V2 आपका आया 1000 डिवाइड बाय 125 प्लस 1000 मल्टीप्लाई बाय 4.5 यानी कि 4.0 वोल्ट। देयरफॉर आपका जो है V1 जो भी इसके बराबर होगा 4.0 वोल्ट के बराबर होगा। ठीक है, फिर कह रहे हैं ना पर्टिकुलर टेस्ट the resistance of S increases to 128 ohms. V1 is unchanged. The ratio RF upon R is 12. So calculate the magnitude of V out. ठीक है, अब हमने क्या किया? अब हमने ये किया कि अब हमने जो V1 V2 को इक्वल नहीं रखा। कैसे नहीं रखा? तो V1 तो वही का वही है, यानी कि V1 तो आपका 4.0 वोल्ट है। आपका V2 चेंज हो जाएगा तो आपका रेजिस्टेंस 125 से बढ़कर कितनी हो गई? 128 हो गई। यानी अभी रेजिस्टेंस आपकी 125 से बढ़कर 128 हो गई। जब आप V2 के लिए दोबारा से ही पोटेंशियल डिवाइडर रूल लगाएंगे और V2 के लिए जब दोबारा से ही पोटेंशियल डिवाइडर रूल लगाएंगे तो ये बराबर होगा किसके? 1000 नीचे फिक्स है। ये जो ये रेजिस्टेंस ऑफ स्ट्रेन गेज थे जो कि 125 थी, 125 से चेंज होकर 128 होगा। तो अब इसको करेंगे 1000 डिवाइड बाय 128 प्लस 1000, तो ये बनेगा आपका कितना? 1000 और मल्टीप्लाई टोटल वोल्टेज भी तो करना है यार। मल्टीप्लाई टोटल वोल्टेज आपका 4.5 था। अब देंगे आंसर कितना आ रहा है? तो आंसर 4.0 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा, थोड़ा सा कम आएगा एक्चुअली। देखना एक आंसर आया इसका 1000 मल्टीप्लाई बाय 4.5 डिवाइड बाय 1128 3.98। तो बॉल योशस आपके या V2 आ जाएगा आपका 3.98 के V1 आपका 4 वोल्ट है। अब ऊपर जो फॉर्मूला आपको दिया हुआ है किसका फॉर्मूला? V आउट का। V आउट का फॉर्मूला आपको दिया हुआ है RF अपॉन R in
मल्टीप्लाई बाय V1 माइनस V2, ये फॉर्मूला दिया हुआ है ना आपको। हाँ इतने V2 माइनस V1 है, सॉरी ये V2 माइनस V1। तो RF अपॉन R2 का इसने रेशियो आपको एज अ होल दे दिया है 12। V2 इसने आपको कितना दिया है 3.98 और V1 इसने आपको कितना दिया है 0। तो जाएगा 12 इंटू माइनस 0.02, कितना बनेगा ये 0.24 वोल्ट बनेगा। कितना बनेगा 0.24 वोल्ट बनेगा शायद, चेक कर लेना कैलकुलेटर से। 0.24 वोल्ट ही बन रहा है, ठीक है। तो आपका वी आउट जो 0.24 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा अब और आगे चलते हैं। मेरे ख्याल से क्या टाइम हो रहा है 9:51। मेरे ख्याल से सवाल हो नहीं पाएगा ये, क्योंकि बड़े बड़े सवाल हैं इसके। हाँ ये तो बहुत बड़ा सवाल है यार। कह रहे हैं कि an ideal operational amplifier has an infinite open loop gain and infinite input impedance. State three further properties of an ideal op amp. आइडियल op amp की हमने 5 प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, उसमें से 2 तो इसने खुद बता दी। एक क्या बताई, इनफिनाइट ओपन लूप गेन, और एक इनफिनाइट रेजिस्टेंस, इनपुट रेजिस्टेंस यानी कि इनपुट इम्पीडेंस। इसके अलावा 3 हमें लिखनी है। इनमें से एक थी आपकी जीरो आउटपुट इम्पीडेंस, एक तो ये थी। एक थी आपकी इनफिनाइट बैंड, और एक प्रॉपर्टी आपकी थी इनफिनाइट स्लीव रेट, ठीक है। और एक प्रॉपर्टी आपकी इनफिनाइट स्लीव रेट थी। अभी कह रहे थे सर्किट ऑफ फिगर 10.1 इज यूज्ड टू डिटेक्ट चेंजेस इन टेम्परेचर। ये सर्किट आपने बनाया था कि आप टेम्परेचर में चेंज को डिटेक्ट कर सकें। उसने तो आपने थर्मिस्टर लगाया, उसका टेम्परेचर और ये रेजिस्टेंस का ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। तब ये सवाल जो है ना, ये सवाल आप लोग खुद सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। ये सवाल आप लोग खुद सॉल्व करें। कल आप जब क्लास लेने आएंगे तो इंशाल्लाह ताला इस सवाल को जो है फिर मैं कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। और फिर जो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर आई है उसको भी इंशाल्लाह ताला हम कल की क्लास में निपटा देंगे, ठीक है। आज का जो लेक्चर है ये मैं इंशाल्लाह ताला आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो वैसे ही आज की क्लास हम खत्म करते हैं, कल क्लास में इंशाल्लाह ताला यहीं से फिर हम कंटिन्यू करेंगे इसको।